चल देखो यहाँ पे संधारित्रों के संयोजन में बेटा हमने देख लिया था आपका श्रेणी क्रम, है ना। क्या देखना था हमें? समांतर क्रम। जा ध्यान से सुनना, मिटाया नहीं थी बढ़िया से, जा देना इसमें। छोटू कहाँ गया वो मिटाने वाला? देखो यहाँ पे संधारित्रों के संयोजन में बेटा हमको क्या चाहिए? समांतर क्रम। संधारित्रों के संयोजन हमने कल श्रेणी क्रम देख लिया था, इसका डेरिवेशन में देख लिया था बाबू, ठीक है ना। आज हम क्या देखेंगे? समांतर क्रम, ठीक है। देखो जाए यहाँ पे समांतर क्रम। अगर आपने जो है ना ओम का नियम पढ़ा, जिससे उसमें प्रतिरोधों को जो जोड़ने वाला क्रम था, सेम वैसा ही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है बाबू। थोड़ा सा बस उसमें कॉन्सेप्ट चेंज क्या होता है कि V बराबर होता है I इंटू R, और यहाँ क्या होता है? यहाँ C बराबर क्या होता है? Q बटा में V होता है। बस यही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। जरा ध्यान से सुनना, कह रहा है कि संधारित्रों के समांतर क्रम में अगर संयोजन की बात करें तो जरा ध्यान दो, यहाँ पे एक पहला संधारित्र है, दूसरा संधारित्र है, और यहाँ पे क्या है बेटा आपका? तीसरा संधारित्र है, ठीक है ना। जरा ध्यान से सुनना, ये जो संधारित्र आपको दिखाए गए हैं बाबू, ठीक है ना, ये जो संधारित्र आपको दिखाए गए हैं, इसकी धारिता C1 है, इसकी C2 है और इसकी C3 है। यानी एक बात पता चल रहा है कि ये समान संधारित्र नहीं है, ठीक है ना। अलग अलग धारिता के संधारित्र हैं ये। बात समझ में आई? अलग अलग धारिता के संधारित्र क्यों हैं? क्योंकि इनकी धारिताएं क्या बाबू? अलग अलग यहाँ पे दिखाई गई हैं, ठीक है। अगर मैं करूँ क्या कि इनके सभी पहली प्लेट को एक साथ जोड़ दूँ, किसके साथ जोड़ दूँ बेटा? एक साथ जोड़ दूँ, और दूसरी प्लेट को भी क्या कर दूं? एक साथ जोड़ दूं, और इनका कनेक्शन किससे कर दूं बेटा? अपने को, है ना, बैटरी से कर देते हैं, ठीक है। यहाँ कुंजी उंजी लगाना हो तो लगा देना, है ना जी। जरा ध्यान सुनना, हमने क्या किया? हमने जितने भी संधारित्र दिए गए थे उनकी एक प्लेट को एक साइड में जोड़ लिया और उनकी दूसरी प्लेट को एक साइड में जोड़ लिया, ठीक है ना। और हम मान सकते हैं कि ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। बिंदु A कह सकते हैं और इसको बिंदु B कह सकते हैं। क्या श्रेणी क्रम वाले में ऐसा हुआ था क्या? वहाँ पे एक संधारित्र की पहली प्लेट बैटरी के धन सिरे से, उसकी दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे के पहले से, तीसरी की दूसरी चौथे के पहले से, ऐसे जुड़ती जा रही थी। जो लास्ट संधारित्र था उसकी दूसरी प्लेट बैटरी के ऋण सिरे से थी। यही तो था वहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, बस वही अपना जो क्लास 10th में पढ़ के आए हैं, ओम के नियम वाला। जो श्रेणी क्रम में हमने ओम का नियम जोड़ा था, हमें पता था जब श्रेणी क्रम में जुड़ता है तो विभव क्या होता है? समान होता है। क्या होता है बेटा? विभव समान होगा। पर एक बात बताओ, धारा अलग अलग होगी कि नहीं होगी? है ना। यहाँ से अगर I एम्पियर की धारा जा रही है तो यहाँ बटने के बाद, इस पॉइंट से बटने के बाद कितने एम्पियर की हो जाएगी? क्योंकि अगर मान लो 5-6 एम्पियर की धारा जा रही है तो संधारित्रों के अपने कैपेसिटी के अनुसार जो है धारा इनके अनुसार निकल लेगी, बढ़ जाएगी वहाँ से। जरा ध्यान सुनना, हमें एक क्लू मिला कि यहाँ पे विभव क्या होंगे? समान होंगे। विभव क्या होंगे बेटा? समान होंगे। पर बताओ क्या आवेश समान होंगे क्या? वहाँ पे हम धारा का कंसेप्ट लेके चलते थे, यहाँ पे आवेश का कंसेप्ट लेके चलेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे हम धारा का कंसेप्ट कहाँ लेते थे बेटा? बबुआ वाह, अरे यही से निकल जाते। देखो यहाँ पे सुनो, अगर किसी परिपथ में धारा चल रही, इसका मतलब क्या हो रहा है? क्या धारा चल रही है क्या? मैंने बार बार कहा कि आवेशों के चलने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। अगर किसी परिपथ में प्रति सेकेंड जितने आवेश जा रहे हैं बेटा ना, उसे ही क्या कह देते हैं? धारा कहते हैं। धारा कुछ अलग से चीज़ नहीं है बाबू। जैसे मान नदी किनारे खड़े हो, नदी किनारे खड़े हो, कोई पूछे क्या चल रहा है नदी में, ऐसा थोड़ी बोलोगे फॉग चल रहा है उसमें। कहोगे कि नदी में धारा चल रही है। क्या नदी में वास्तव में धारा चलती है क्या? नदी में बेटा पानी चलता है, न कि धारा चलती है। बट पानी के चलने की प्रक्रिया का नाम क्या रख दिया हमने? धारा। वहाँ नाम दिया नदी का धारा, और यहाँ क्या कहते हैं? विद्युत धारा। मतलब जो आवेशों के चलने की प्रक्रिया है उसको हमने क्या नाम दिया? धारा, ठीक है ना। विद्युत धारा कह दिया, ठीक है बाबू। तो यहाँ पे कौन चल रहे हैं? एक्चुअल में आवेश ही जा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, अगर इस बैटरी से कुल आवेश कितने निकले हों? कुल आवेश अगर Q निकले हों तो यहाँ जाने के बाद मान लेता हूँ कि यहाँ Q1, Q2 और Q3 आवेश बढ़ जाएंगे, है ना। तो टोटल आवेश तो क्या है आपका? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है। यही तो है। बोलो ज़रा, कोई दिक्कत है यहाँ तक?
हम वहाँ पे क्या दिखाते थे, वहाँ पे I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 दिखाते थे ओम के नियम में, लेकिन यहाँ क्या दिखा रहे हैं, Q बराबर, हमने उसके एक्चुअल रूप को ले लिया। बात समझ में आई। अब ज़रा ध्यान से एक बात और सुनना कि Q का फॉर्मूला क्या होता है, संधारित्र के नियमों में Q का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, हम सब जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, C इंटू V होता है, नहीं होता है क्या, C इंटू V होता है। इसी वजह से एक बात बताओ, अगर C इंटू V है तो पहले संधारित्र में क्या होगा, यहाँ पे Q1 C1 V, क्योंकि विभव तो समान है ना, विभव तो समान है, पर क्या है यहाँ पे धारिता C1 है और इसमें कौन सी आवेश जा रही है, Q1 आवेश जा रही है। वैसे आप देखो कि दूसरे वाले में तो क्या हो जाएगा C2V, तीसरे वाले में क्या हो जाएगा, और आप जो है ना ऐसे लिख दीजिएगा सामने, है ना, क्योंकि आपकी कॉपी में बहुत सारी जगह रहेगी, ठीक है ना, तो आगे जो है ना ऐसे लिख देना, एरो करके लिख देना ऐसे, ठीक है ना, कि पहले संधारित्र में क्या है बाबू, पहले संधारित्र से, ठीक है ना, या ऐसे फर्स्ट भी कह सकते हो, फर्स्ट संधारित्र से, है ना, संधारित्र से, ठीक है बाबू। ऐसे क्या कर दोगे यहाँ पे, सेकेंड संधारित्र से, है ना, अरे नहीं यार, फर्स्ट ये वाला था ना जी, ये फर्स्ट था, फर्स्ट संधारित्र, वो तो टोटल था ना, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका सेकेंड संधारित्र, और बेटा ये क्या हो जाएगा आपका थर्ड संधारित्र। बाकी ये तो कुल के लिए ऐसे दिखा दोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि लड़के के पास उतनी नॉलेज है, ठीक है ना। बहुत आसान डेरिवेशन, मुझे लगता है कि इस चैप्टर का सबसे अगर कोई आसान डेरिवेशन है तो यही है संधारित्रों के संयोजन क्रम का, ठीक है ना। अब ज़रा ध्यान से सुनना, अगर हमें टोटल का मान पता है, ठीक है ना, तो क्या कर दोगे, यहाँ पे सारी वैल्यू उठा कर रख दो, इसके जगह रखो क्या होगा CB, इसके जगह रखो क्या होगा C1V प्लस C2V प्लस C3V हो जाएगा, ठीक है ना। B हम क्या कर लेंगे, सब में से कॉमन कर लेंगे, तो CB इज इक्वल टू क्या होगा, V C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना, V से भी क्या होगा बेटा, कट गया, तो C बराबर क्या हो गया, C1 प्लस C2 प्लस C3 हो गया बाबू, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई क्या, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे, देखो अगर किसी परिपथ के अंदर, ठीक है ना, यदि किसी परिपथ के अंदर हमें विद्युत धारा का ज़्यादा मान चाहिए, क्या चाहिए बेटा, ज़्यादा मान की ज़रूरत है। जैसे मान लो कि अभी पंखा है ना आपका, इस पंखे के अंदर जो है जो संधारित्र लगाई गई, जो कंडेंसर लगाया गया है, वो हमें जो है हमारी धारा से अधिक मान देता है, देता है कि नहीं देता है, क्या ध्यान से सुनना। हमें हमारे घरों में जो धारा बहती है वो 3 से 5 एम्पियर की बहती है ना। क्या ये पंखा 3 से 5 एम्पियर में स्टार्ट हो पाएगा, नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि पंखे को स्टार्ट होने के लिए कंडेंसर कम से कम 30 से 35 एम्पियर की धारा शुरुआत में देनी चाहिए, जो कि झटका देता है उसको, है ना। जो झटका देता है पंखे को, लगभग कितने एम्पियर की धारा चाहिए बेटा अपने को, 30 से 35, जो कि हमारे घरों में प्रवाहित नहीं होती है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, समांतर क्रम में संधारित्रों को ऐड कर देते हैं, ताकि जो हमारा एक्चुअल मान था उससे अधिक मान आएगा। बात समझे, जो हमारा एक्चुअल मान था बेटा उससे क्या होगा, अधिक मान आएगा। यानी हमारे घरों में 3 से 5 एम्पियर की जो धारा बह रही थी, अब वो कितने एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगी, कुछ क्षणों के लिए, याद रखना, कुछ क्षण के लिए जो है पंखे को कितने धारा दी जाएगी शुरुआत में। जैसे आप फैन स्टार्ट करोगे ना, देखो कंडेंसर ख़राब हो जाता है, मैंने आपको भी बताया था उस दिन, कंडेंसर अगर थोड़ा सा लो हो जाएगा, लो कहने का मतलब कि धीरे धीरे ख़राब होता है, कि बात थोड़ी ख़राब हो जाता है ना। तो कभी कभी क्या होता है ना, पंखा स्टार्टिंग करने लगता है तो हम लोग कंघी से हिलाते हैं, बेना से डुलाते हैं, फिर लाठी से मारते हैं, तब जाके घूमता है, क्योंकि वो जो शुरुआती झटकी चाहिए उसको ना, वो नहीं दे पाता है वो उतने एम्पियर की, जब वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो जब परिपथ में हमें ज़्यादा एम्पियर का, ज़्यादा धारा का मान चाहिए, तो हम क्या करते हैं बेटा, इस प्रकार के संधारित्र का यूज़ करते हैं। हो सकता है कि आपसे पूछ ले वो कि समांतर प्लेट संधारित्र का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। तो एक बात याद रखिएगा कि जितने भी आप संधारित्र जोड़ोगे, जितना संधारित्र जोड़ोगे ना, उतनी धारिता बढ़ती जाएगी, देखो क्योंकि जुड़ रहा है ना, जितना संधारित्र जोड़ोगे धारिता बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि श्रेणी क्रम का यूज कहाँ करते हैं, ये भी तो पूछ सकता है कि श्रेणी क्रम का यूज़ कहाँ करता है, कहना कि सर श्रेणी क्रम में का यूज हम वहाँ पे करते हैं, श्रेणी क्रम संधारित्रों का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ एक्चुअल धारा से कम धारा का मान चाहिए। समझे, मान लो हमारे यहाँ 15-20 एम्पियर की धारा आ रही है, बट हमको कितनी चाहिए, 2-3 एम्पियर की धारा चाहिए, तो वहाँ पे क्या कर देंगे, बहुत सारे संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, कितना मान निकल गया था, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, है ना। अब एक बात ज़रा बताना बबुआ, C1 C2 का मान तुम जितना रख लो,
एक्चुअल मान क्या होगा, कम ही आएगा जोड़ने के बाद, क्योंकि बटे में आएंगे ना। देखो ज़रा, कितना भी मान रख के देखो, मान क्या होगा, कम आएगा। ठीक है बाबू, इसलिए जहाँ पे धारा ज़्यादा है, ठीक है, और हमें कम धारा की प्राप्ति करनी है, वहाँ पे हम कौन से संधारित्र का यूज़ करते हैं, श्रेणी क्रम वाले का। जहाँ पे कम धारा से ज़्यादा धारा पे जाना है हमको, वहाँ पे समांतर प्लेट संधारित्र का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, याद रहेगा, छापोगे। अगला टॉपिक है बेटा, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित संधारित्र की, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा। ठीक है ना, ध्यान से सुनना जरा। एक बात याद रखिएगा, किसी भी संधारित्र को जब हम आवेशित करते हैं ना, तो एक ही बार पूरा आवेश नहीं लेता है वो, समझे ना। जैसे मान लो अभी आगे चल कर के मैं आपको जब प्रत्यावर्ती धारा पढ़ाऊंगा या आगे उसके विद्युत चुम्बकीय प्रेरण वगैरह पढ़ाऊंगा, तो वहाँ कुछ चीज़ें और भी अच्छे से आपको समझ में आएंगी। लेकिन यहाँ पे एक बात समझिए कि मान लो यहाँ पे कोई चालक है बाबू, क्या है, कोई चालक है, और इसको मुझे जो है ना, इसको मुझे जो है आवेश देना है। क्या देना बबुआ, आवेश देना है। जा ध्यान से सुनना। और मान लेता हूँ कि ये टोटल आवेश क्या है, Q है। अगर हमें ये टोटल Q आवेश इसको देना है, तो ये चालक इस Q आवेश को एक ही बार नहीं लेगा। बात समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ, जा ध्यान से सुनना। ये एक ही बार पूरा आवेश नहीं लेगा। मान लो जब ये चालक इस अवस्था में था, मान लेते ये चालक A है, इस अवस्था में था कि इसके ऊपर कोई आवेश नहीं थे, मतलब आवेशहीन था। ये क्या था बाबू, आवेशहीन। मतलब नॉर्मल कंडीशन में सारे जो चालक होते हैं, अचालक होते हैं, वे क्या होते हैं बेटा, आवेशहीन होते हैं। बट उनको हम किसी भौतिक विधि के द्वारा क्या करते हैं बेटा, भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा हम उनको आवेशित करते हैं। क्या करते हैं, आवेशित करते हैं। अब जैसे मान लो इसको हमें जो है Q आवेश देना है। कितना आवेश देना है बेटा, Q आवेश देना है। क्या ये लेगा एक ही बार में Q आवेश, नहीं लेगा। एक बार में Q आवेश नहीं लेगा ये। अब जैसे मान लो ये सचिन है, करा कि दे दिया जाए 10 गो पूरी खाओ, एक ही बार में खा जाएगा, खा सकता है 10 गो, लेकिन तोड़ तोड़ के खाएगा, एक एक को खाएगा। अभी नहीं ना कि 10 को पूरा सब्जी जो बटोरे के मार दिया है ना, ऐसा नहीं होगा। देखो यहाँ देखो, ये Q आवेश को कई चरणों में लेगा वो, ठीक है ना। हम मान के चलते हैं कि लगभग 4 चरण में ले रहा है, ठीक है ना। ये Q आवेश बेटा ना, ये 4 चरणों में ले रहा है। कितने चरणों में ले रहा है बेटा, 4 चरणों में ले रहा है। ठीक है, जा ध्यान सुनना। Q1, Q2, Q3, Q4। और ये क्या है, इसी के पार्ट्स हैं, है ना, इसी के पार्ट हैं। जैसे 10 गो पूरी था, एक एक को खाया तो मतलब 10 पार्ट करके खाया ना जी, उसका एक ही बार तो खा नहीं पाया। अब देखो, सबसे पहले ये Q आवेश, Q1 आवेश इस पर प्रतिस्थापित कराया जाएगा। तो इस आवेश को जाने के लिए कोई कार्य नहीं करना पड़ता, ये आवेश तुरंत चला जाएगा। ठीक है, देखो चूंकि यहाँ पे ये मान लेते हैं कि प्लस आवेश था, तो ये भी सारे प्लस आवेश होंगे, क्योंकि इसी को तोड़े हम लोग ना कई पार्ट में। ठीक है, तो मान लो जब Q1 हमने दिया, तो इसके ऊपर क्या हो गया, प्लस आवेश हो गया कि नहीं हो गया बबुआ, प्लस आवेश हो गया, ले लिया आवेश उसने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब Q2 आवेश तुमको देना है। अब जब Q2 आवेश देने जाओगे, तो गोलाओं पे पहले से आवेश बैठा है प्लस, और ये भी प्लस, फिर क्या होगा, विरोध होगा। क्या होगा, विरोध होगा। यानी इस आवेश को अब ये आने नहीं देगा। आने देगा क्या, बताओ जरा। ये चालक इस आवेश को अपने ऊपर आने का क्या करेगा बेटा, विरोध करेगा। और जब भी विरोध करता है और उसके अपोजिट तुम बल लगाते हो, तो क्या उत्पन्न होता है, कार्य करना पड़ता है। वो कार्य ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होता है। याद रखो मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि इस पृथ्वी में लॉ ऑफ नेचर है। लॉ ऑफ नेचर ये है बाबू कि हर चीज़ अपने आप का विरोध करती है, अपने परिवर्तन का विरोध करती है ना। तो ज़रा एक बात बताओ कि यहाँ पे जब तुमने प्लस आवेश दिया था, तो उस समय तो ये आवेशहीन था, आराम से चला गया, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जब इसको देने जाओगे इस पे, तो क्या होगा, ऑलरेडी इसके ऊपर आवेश है, और वो क्या करेगा, इसका विरोध करेगा। और इसके विरोध के अपोजिट हमको जो है बल लगाना पड़ेगा। करके क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। और बल के परिणाम स्वरूप क्या होगा, बल के परिणाम स्वरूप जो है ये भी आवेश जाकर के उस पर स्थापित हो जाएगा। बात समझ आ रही है? यानी हमने जब बल लगाया तब जाकर के यहाँ पे विस्थापित हुआ ये।
अन्यथा ये आने नहीं दे रहा था। समझे ना? अब ज़रा बताओ, अब दोनों आवेश आ गए, अब दोनों आवेश इस पे आ गए, अब ये तीसरा लेके जाओ, जाने देगा? फिर तुमको क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तुम जब फिर कार्य करोगे तो क्या होगा? फिर तब जाएगा ये, मतलब कार्य भी अलग अलग समय पे अलग अलग हो रहा है। देख रहे हो? पहले देखो, जब ये था इसके लिए थोड़ा सा काम करना पड़ा होगा, लेकिन जब दोनों पहुंच गए यहाँ पे तो फिर तीसरे वाले लेयर को इससे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों आवेश इस पे हैं, है ना? अब जब ये भी पहुंच जाएगा तो अब ये बचा, अब इसको भी भेजना है इसके ऊपर। और ये कब तक भेज सकते हो? जब तक इसकी धारिता फुल नहीं हुई है। धारिता फुल तो कोई नहीं लेगा वो, है ना? अब देखो, जब तुमको इसे भेजना है, अब तुमको इन तीनों से लड़ना पड़ेगा जी, तो कार्य और ज़्यादा करोगे तुम, ठीक है? और ज़्यादा करोगे तो फिर वहाँ तक स्थापित करोगे, यानी उसके विरोध के स्वरूप जो हमने कार्य किया है, यही कार्य किस में उत्पन्न हो जाती है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में उत्पन्न हो जाती है। बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? यही कार्य किस में हो जाएगी बेटा? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। अब ये बैग अपने आप जाना चाहेगा कहीं? नहीं ना, इसको उठाया यहाँ रख दिया, क्या हुआ? कार्य हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, कार्य हुआ ना जी। क्लास 11th में आप पढ़ के आए हो कार्य के बारे में, डीपली पढ़े हो, है ना? अब देखो यहाँ पे बस यही कॉन्सेप्ट अपने को कहाँ अपनाना है? संधारित्र की प्लेटों के ऊपर। समझ में आ रही बात? ठीक है। अगर एक बात बताओ, ये टोटल आवेश था, ये जब पूरा आवेश इस पे पहुँच जाएगा तब ना ये पूरा क्यू आवेश हो गया, क्योंकि इसी का कई भाग था। जब ये पूरा प्रतिस्थापित हो गया तब हम कहेंगे कि क्यू आवेश अब इसके ऊपर है। बात समझ में आई? अब सुनो ज़रा, अगर क्यू आवेश को ले जाने के लिए हमें डब्ल्यू कार्य करना पड़ा होगा, कुल कार्य, पर इन छोटे छोटे आवेशों को ले जाने के लिए क्या डब्ल्यू कार्य करना पड़ा होगा जी? जब कुल आवेश को पहुंचाने में हमें डब्ल्यू कार्य करना पड़ा है, तो इन थोड़े थोड़े आवेश को पहुंचाने के लिए डी डब्ल्यू कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि आंशिक कार्य होगा ना वहाँ पे, बल्क में कार्य हो रहा है बेटा। अब यही सारे कार्यों को जोड़ने के बाद तुम्हें डब्ल्यू प्राप्त हो रहा है, क्योंकि यहाँ इसको ले जाने के लिए कुछ और कार्य करना पड़ रहा है, इसको ले जाने के लिए कुछ और कार्य करना पड़ रहा है, और इसको ले जाने के लिए कुछ और कार्य करना पड़ रहा है। समझ रहे हो ना? यानी इन सारे कार्यों का योग ही क्या है? कुल कार्य निकल के आएगा। यही तो बात समझ में आई। आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे सुनो, अब आते हैं बेटा संधारित्र की प्लेटों को ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है संधारित्र की, किसी चालक की नहीं, ठीक है ना? लेकिन संधारित्र भी तो एक प्रकार का क्या है बेटा? चालक ही है। देखो यहाँ पे हमने ले लिया यहाँ पे संधारित्र की प्लेटें। क्या ले लिया बबुआ? संधारित्र की प्लेटें ले लिया, ठीक है। और मान लो इसको हम क्या कर रहे हैं? आवेशित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बबुआ? संधारित्र में क्या होता है? एक माइनस एक प्लस, है ना? यही ना होता है जी। एक बात जरा बताओ, किसी भी आवेश को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए कुछ विभवांतर की आवश्यकता होगी। क्या होगी बेटा? कुछ विभवांतर की आवश्यकता होगी। और अब मान लो इसको क्यू आवेश देना चाहते हैं, संधारित्र की प्लेटों को क्यू आवेश देना चाहते हैं। जब आप क्यू आवेश देना चाहते हो तो आवेश प्रारंभिक रूप में जब जाएगा तो इन प्लेटों के ऊपर कुछ एक विभवांतर होगा। अब वो विभवांतर कुछ भी हो सकता है ना? ये टोटल विभवांतर नहीं है, याद रखना, क्योंकि आवेश ट्रांसफ़र करने से पहले प्लेटों के बीच क्या था? कुछ विभवांतर था, ठीक है। हम मान लेते हैं वो विभवांतर क्या है बेटा? भी डैश है। क्या मान लेते हैं? है ना? प्रारंभ में ऐसे लिखना, प्रारंभ में विभवांतर, प्रारंभ में विभवांतर कितना बेटा? भी डैश है। इतनी मान ले बात। प्रारंभ विभवांतर कितनी है? भी डैश है, ठीक है। भी डैश है तो धारिता क्या हो जाएगी? धारिता क्या हो जाएगी? ज़रा ध्यान सुना। एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा कि हमें टोटल कितने आवेश देने हैं? क्यू आवेश देना है। तो आप लिख लेना यहाँ पे, हमें कुल आवेश कितना भेजना है बेटा? कुल आवेश कितना होगा? कैपिटल क्यू मान के चलते हैं, हम क्यू आवेश देना चाहते हैं उसको, पर क्या ये क्यू आवेश एक ही बार ले लेगा? नहीं लेगा ना। तो क्या करेगा? छोटे छोटे पार्ट में लेगा। तो मान लेते हैं वो छोटा पार्ट क्या है आपका? क्यू है, स्मॉल क्यू, ठीक है ना। तो वो क्या है? छोटा भाग क्या है इसका? छोटा भाग क्या बबुआ? आवेश का छोटा भाग क्या है? क्यू है। मतलब कई क्यू जो है कई छोटे भाग हैं, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे ये क्यू है ना, इसके कई बराबर भाग कर दें, कई बराबर भाग, ये भी क्यू, ये भी क्यू, ये भी क्यू, ये भी क्यू, है ना। मान लो 4 रोटी है ना। 4 रोटी में एक एक रोटी खा रहे हैं, अगर 4 भाग हुए ना उधर, ठीक है ना। क्या रोटी के एगो बढ़िया हो जाएगा, एगो हेती मुखी हो जाएगा?
रोटी को तो हम नॉर्मल साइज मान के चलते हैं, ठीक है ना। अब देखो ज़रा, अगर हम Q आवेश दे रहे हैं तो उसका एक छोटा सा भाग क्या होगा आपका, ठीक है। तो पहले वाले को जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में इनके बीच जो विभवांतर था वो कितना था, V डैश था। लेकिन क्या धारिता बदल जाएगी, धारिता जो है उसकी वो उतनी ही रहेगी, चाहे आवेश तुम कितना भी लेके चले आओ, धारिता जो है बेटा वो उतनी रहेगी। अब मान लो जो तुम्हारे पास जग है या फिर तुम जो पानी का बॉटल लिए हो, उस बॉटल में धारिता बदल जाएगी क्या। अगर 1 लीटर पानी आता तो क्या 2 लीटर घुस जाएगा पानी, नहीं ना, वो उसकी धारिता नहीं बदलेगी, चाहे तुम कितना भी पानी लेके चले आओ, वो लेगा एक ही लीटर, ठीक है बाबू। वैसे क्या है यहाँ पे, अब ये आवेश जो है जब पहली बार जा रहा था तो उसके ऊपर कुछ आंशिक विभव था, उसकी वजह से ये क्या हुआ, प्रतिस्थापित हो गया, है ना। तो उस दौरान हम कहेंगे कि C बराबर क्या होगा बबुआ, Q बटा V डैश, क्या हो जाएगा, Q बटा V डैश। मतलब जब हम इस छोटे वाले आवेश को लेके जा रहे थे संधारित्र की प्लेट पे, उस समय जो प्रारंभिक जो विभवांतर था वो कितना था आपका, V डैश था। ये टोटल विभवांतर नहीं है, याद रखना। टोटल विभवांतर कब होगा, जब सारे आवेश पहुंच जाएंगे। क्या होंगे बेटा, जब सारे के सारे आवेश पहुंच जाएंगे तब कुल विभवांतर निकलता है। अभी तो ये केवल एक आवेश तुम लेके गए हो, उस दौरान क्या था, ये आपकी ये विभवांतर क्या बोल रहे हैं, ये विभव था, है ना। अब ज़रा ध्यान सुनना, इतनी बात समझ में आ गई है, कौन दिक्कत, कहीं परेशानी फजियत, ठीक है ना। आओ यहाँ पे, इधर कर लें, मिटा दें क्या इसको, क्या हुआ है, नहीं यार इसमें वीडियो में, अच्छा, चलो ठीक है। देखो यहाँ पे, अब सुनो, हमें क्या करना पड़ेगा बबुआ, आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, ठीक है ना। आवेश को जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे तो कार्य करेंगे, अभी हमने देखा था यहाँ पे। तो एक बात बताओ, जब हम आंशिक थोड़े थोड़े आवेश को लेके जा रहे हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा कार्य भी तो करना पड़ेगा। हम जब थोड़े थोड़े आवेश को लेके जा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा कार्य भी करना पड़ेगा। तो क्या होगा, तो वो जो कार्य होगा dW होगा, dW बराबर क्या होगा, V डैश इंटू DQ हो जाएगा। पता ये सूत्र कहाँ से आया, कितने लोग बता दोगे सूत्र कहाँ से आया, जल्दी बताओ। अरे पगलू, V बराबर क्या था, V बराबर W बटा में Q, याद है विभव का फार्मूला, है ना। विभव का फार्मूले से तो आया, ये आपका इधर ट्रांसफर कर दोगे तो W बराबर क्या आ जाएगा, V इंटू Q आ जाएगा। प्रारंभ में उसका विभवांतर क्या था, V डैश था, और उस समय एक छोटा सा आवेश, मतलब इस कुल आवेश का एक छोटा सा पार्ट यही तो लेके जा रहे थे, यही तो आवेश लेके जा रहे थे बेटा वहाँ पे। तो क्या हो गया आपका, DQ हो गया, है ना। अब ज़रा ध्यान से सुनना, अब हम क्या कर देंगे, अगर इसके जगह पे इसका मान रख दें, क्योंकि ये तो अपने मन से माना है ना बेटा हमने, तो क्या हो जाएगा, dW बराबर V डैश का मान यहाँ से क्या निकल जाएगा, बताओ ज़रा, Q बटे में C निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, DQ हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, क्यों समाकलन हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने कहा कि जो आवेश था, जो Q आवेश था बेटा, उसके कई सारे पार्ट हैं, क्या है, कई सारे छोटे छोटे पार्ट हैं, और इन छोटे छोटे पार्टों को क्या करना है, हमें एक साथ बताना है ना, कलेक्ट करके एक साथ बताना है। तो क्या करेंगे, समाकलन ना करेंगे, अवकलन थोड़ी करेंगे। अवकलन में तो चीज़ों को बिखराते हैं और समाकलन में चीज़ों को जोड़ते हैं, ठीक है ना। अब देखो, जब समाकलन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, dW बराबर, ये तो संधारित्र 1/C जो है ये कांस्टेंट है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, धारिता कभी चेंज नहीं होती है। ये तो बाहर कर देना इसको, ठीक है ना। यानी चेंज किस पे होगा, आवेश का चेंजिंग होगा, क्योंकि आवेश हम बढ़ाते जा रहे हैं ना उस पर। पहले आवेश Q था, फिर Q1 Q2 ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं, नहीं बढ़ाते जा रहे हैं, तो इसका क्या होगा, समाकलन होगा। अब देखो ज़रा, ये बताता है कि समाकलन हो रहा है, ये चिन्ह क्या बताता है बेटा, समाकलन हो रहा है, और ये बताता है किसके सापेक्ष हो रहा है। और यहाँ देखो, ये भी क्या हो रहा है, यहाँ पे ये बता रहा है समाकलन हो रहा है, ये बता रहा है किसके सापेक्ष हो रहा है, किसका हो रहा है, यहाँ ये बताता है, लेकिन यहाँ दिया है किसका हो रहा है, नहीं ना, तो एक मान लेंगे। और एक का समाकलन हमेशा क्या होता है, यही होता है, W हो जाएगा, है ना, 1/C। लेकिन ज़रा ध्यान सुनना, यहाँ पे एक चीज़ आपको थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। पूछो क्या, मैं कहूँगा
कि जब आपका चालक था पहले, जब कोई चालक था पहले, उस समय क्या कोई आवेश था इसके ऊपर? संधारित्र की प्लेट के ऊपर कोई आवेश था? नहीं था ना, मतलब आवेशहीन था। मतलब क्या था उस समय? आवेश इसका ज़ीरो था। लेकिन धीरे 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 इन आवेशों को भेजते 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 लास्ट में उसका आवेश क्या होने वाला है? क्यू होने वाला है। तो क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। समझे? मतलब जीरो से क्यू तक आवेश देंगे उसको हम लोग, जीरो से क्यू तक आवेश देंगे। ये क्या बता रहा है कि हम आवेश कहाँ दे रहे हैं? पहले आवेश नहीं था और हम उसको कहाँ तक दे रहे हैं? क्यू तक, मतलब टोटल आवेश दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इस क्यू का जो है, मैंने आपको बताया था ना, क्यू का क्यू के सापेक्ष समाकलन क्या होगा? तो समाकलन में याद रखिएगा, अवकलन में क्या होता है? अवकलन मैंने आपको बताया कि डी एक्स और एक्स है, और एक्स का एक्स सापेक्ष हमेशा एक हो जाता है। क्या होता है? एक हो जाता है। इसका कंसेप्ट भी मैंने आपको उस दिन बताया था कि घात एक है, एक पहले आता है और एक घट जाता है, यानी एक पहले आ गया और एक घट जाएगा, तो 1 - 1 बराबर 1 इंटू एक्स पे 0। और ये क्या होता है? किसी संख्या पे अगर 0 घात है तो 1 होता है उसका मान, तब इसका मान 1 आया। घटने वाला प्रोसेस था। बट जानते हो क्या है? समाकलन में जस्ट इसका उल्टा है। क्या उल्टा है? कि अगर यहाँ देखो x का dx के सापेक्ष समाकलन कह रहा है, तो होगा क्या बिटिया? घात जो है उसमें एक जुड़ जाएगा और जो घात बनता है उसी से भाग दे देंगे, है ना? यानी x² बटा में 2। देखे ना, x² बटा में 2। ये क्या है? समाकलन का प्रोसेस है। अब बताओ यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ना, क्यू के सापेक्ष हो रहा है इसका, यहाँ x सापेक्ष था, यहाँ क्यू के सापेक्ष हो रहा है ना? तो क्यू पे 1 + 1 यानी 2 लिख सकते हैं डायरेक्ट, वहाँ मैंने समझा ही दिया आपको। अब बटा में 2, यहाँ तो समझ में आई। अब सुनो ज़रा, क्योंकि ये निश्चित समाकलन भी तो था, यहाँ से यहाँ तक हो रहा था, है ना? अब सुनो क्या करते हैं, W बराबर 1 बटा में C, 2 बाहर निकाल लो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बच क्या गया अंदर? एक बार इसको रखते हैं और एक बार इसको रखते हैं, दोनों को घटा लेते हैं। क्या करते हैं बेटा? घटा लेते हैं। इसको रखोगे तो क्या होगा? क्यू का स्क्वायर माइनस इसे रखोगे यहाँ पे तो 0 का स्क्वायर। बबुआ क्या आया? 1 बटा में 2C, और कितना आया यहाँ पे? क्यू का स्क्वायर। 0 तो ख़त्म ना हो गया जी? 0 का कोई मतलब है क्या? नहीं, नीचे दिख रहा है जी, अभी मैं दिखेगा ना, देखो यहाँ पे, यानी W बराबर क्या आ गया? 1 बटा में 2 क्यू स्क्वायर C। सुनो ज़रा, ये कार्य निकला है, ये कार्य निकला है बबुआ, ये जो पूरा कार्य निकल गया है। और यही कार्य किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ना? यही कार्य किस में कन्वर्ट होगा? कहाँ गया जी? अच्छा यहाँ पे है, देखो यहाँ पे है कि मिटा देना इधर वाला। सुनिए बबुआ, ज़रा ध्यान से सुनना है यहाँ पे। अब सुनो, कार्य ही क्या है? किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। यहाँ रख दोगे तो U बराबर कितना हो जाएगा? 1 बटा में 2 क्यू का स्क्वायर बटा में C। ठीक है ना? या फिर अलग अलग मानों के लिए अलग अलग इसका मान चेंज भी हो जाएगा। जैसे मान लो Q बराबर क्या होगा? अब फाइनल भी वो रखोगे ना, Q बराबर क्या होगा? C इंटू V। ये चूँकि सब आवेश तुमने अब जोड़ दिया, विभवांतर क्या है? टोटल विभवांतर निकल के आ गया है। अब जब रखोगे यहाँ पे तो U बराबर क्या होगा? 1 बटा में 2 रख दो इसके जगह, C का स्क्वायर V का स्क्वायर बटा में C, C से C कट गया, U बराबर 1 बटा में 2 CV स्क्वायर। ये भी एक फार्मूला बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? या एक और चीज़ देखो, C बराबर क्या रख सकते हो? Q अपान V भी तो रख सकते हो, Q अपान V भी रख सकते हो। रख दो वहाँ पे तो क्या हो जाएगा? U बराबर 1 बटा में 2, और यहाँ पे क्या? ये तो क्यू स्क्वायर ऐसे रहेगा, और बटा में C की जगह पे Q इंटू बटा में V कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे ना ऊपर, एक Q से Q क्या हो गया? कट गया। तो U बराबर क्या बचा? 1 बटा में 2 QV बचा। अब बातें समझ में आ रही है? बोलो। अब इस तरह से क्या कर दोगे? सभी सूत्र आप निकाल लोगे। ठीक है, छाप लो। अच्छा।